ओम साई राम। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में और इस स्थान पर आने का सौभाग्य दिया। प्रकाश जोशी जी, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब और जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं हमारे साईं सेवा संस्थान के, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अभी हम साईं सत्य साईं बाबा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मर्म चिकित्सा जैसा विषय हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसके विषय में न सुना हो। और आज मर्म चिकित्सा जिस तरह से हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, आज पूरे देश और पूरे विदेशों में यदि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है तो मर्म चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियों पर ये हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग मानते हैं कि मर्म चिकित्सा विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। चिकित्सा आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई बीमार होते हैं तो दो तरह से हम लोगों की चिकित्सा की जाती है। एक में तो हम लोग किसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग, और दूसरी चिकित्सा पद्धति होती है जिसमें नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग का मतलब होता है जिसमें हमें किसी तरह की दवाइयों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते और रोग मुक्त होते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसमें हमें दवाई भी ना खानी पड़े और हम स्वस्थ भी रहें? तो एक अपने में एक बड़ा विषय है और पूरे के पूरे चिकित्सा के परिदृश्य को बदलने वाला एक विषय है। और आप ये समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आप एक छोटी सी बीमारी होती है तो हम लोग कैसे परेशान होते हैं, उसके लिए कितने इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरत होती है, उसके डायग्नोसिस के बनाने के लिए हमको कितना समय और कितना व्यय करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग स्वस्थ हो पाते हैं। और आज हम लोग जब भी बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, जब भी बात होती है तो इलनेस की बात होती है, बीमारियों की बात होती है, हम लोग स्वास्थ्य की बात नहीं करते। आज जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है वो इलनेस टू वेलनेस है। अब यदि हम वेलनेस की बात करते हैं कि हम लोग कैसे स्वस्थ रहें, अपने को स्वस्थ कैसे रहें और बीमार ना पड़े, तो ये सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हम पूरे विश्व में यदि हम लोग देखते हैं तो सारी की सारी जो लाइन लगे, दो काउंटर बने हैं, एक वेलनेस का काउंटर बना है और एक इलनेस का काउंटर बना है। वेलनेस के काउंटर पे खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है, सारे के सारे लोग इलनेस वाले काउंटर पे खड़े होने के लिए तैयार हैं कि भाई उसमें समय भी व्यर्थ करेंगे, पैसा भी बर्बाद करेंगे। लेकिन वेलनेस के लिए जो चीज़ें की जानी चाहिए उसके लिए वो दे आर लीस्ट कंसर्न विद दीज प्रोसीजर्स और द प्रोटोकॉल विच इज़ नेसेसरी फॉर द वेलनेस। तो वेलनेस के लिए हम लोग बिल्कुल चिंतित नहीं होते, कि परेशान नहीं होते। आज कहीं ना कहीं कोरोना के बाद हम लोगों का एक मानस परिवर्तन हो रहा है, चिकित्सकों का भी, पूरे वैज्ञानिकों का भी, और पूरी की पूरी मानवता सोचने लगी है कि भाई हम बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में जाएं, या हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो ये वेलनेस का जो कंसेप्ट है आज तेज़ी से उभर रहा है, और इस वेलनेस के कंसेप्ट में कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जैसे जिसमें हम कहते हैं योग के माध्यम से हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें, ये आपने बहुत अच्छी तरह से जाना है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। देखिए, योग को जब हम कहते हैं तो योग का मतलब है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, तो योग को चित्त वृत्ति के निरोध का माध्यम माना जाता है। लेकिन जो योग के प्रोसीजर से अष्टांग योग में जो छोटी और चीज़ें हैं, ये एक आउटकम है, जो हेल्थ जो है वो उसका आउटकम है, वेलनेस उसका आउटकम है। हमारा उद्देश्य नहीं है, योग का उद्देश्य कभी ये नहीं है कि हम किसी के पैर का दर्द ठीक करें, किसी के कमर का दर्द ठीक करें। योग का एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा एक तरह से उसका एक प्रोसेस है और बहुत बड़ा उसका एम है। तो उसका एम सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ उससे किसी के पेट के दर्द को ठीक कर लें, किसी को स्वस्थ रखें, किसी का कमर का दर्द ठीक हो जाए, ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन आउटकम के रूप में हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे ही हम, जब आप लोगों ने देखा होगा कि अब तेज़ी से योग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि यदि हम कोई ऐसे प्रक्रिया करें, व्यायाम करें या सारी चीज़ें करें। अभी हमारे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आज का जो युवा है वो तेज़ी से बीमार हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि भाई हम जो लाइफस्टाइल, हमारा जीवन शैली बदल रही है, जो हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे खाने पीने में कोई दिक्कतें हैं, जो ये पर्यावरण का प्रदूषण है और जो स्ट्रेस है पूरे के पूरे इस समय सोसाइटी में, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं बीमार करती है और बहुत सारी ऐसी बीमारियों को पैदा करती है
जो सामान्य रूप से उस उम्र में होती नहीं थी। आपने कभी सुना था कि भाई किसी 20-25 वर्ष के व्यक्ति को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, शुगर की तकलीफ होती है, घुटने खराब हो सकते हैं, कमर का दर्द हो सकता है? ये संभव नहीं था, हम लोगों ने कभी नहीं सुना। मैं समझता हूँ हम लोग भी 60 क्रॉस करने के बाद भी देख रहे हैं कि ऐसी बीमारियाँ सामान्य रूप से एक हमारे युवा वर्ग में नहीं होती थी, बच्चों में नहीं होती। आज ये तेज़ी से ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब क्या, जितनी अधिक हम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जितने अधिक संस्थान खोल रहे हैं, अस्पतालों की संख्या जितनी बढ़ रही है, दवाइयों में जितना शोध हो रहा है, उतने ज़्यादा रोगों की संख्या और रोगियों की संख्या बढ़ रही है। आपने देखा कि किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर विभाग में किसी भी तरह के रोग हो रहे हैं। चाहे आप किडनी वाले, डायलिसिस वाले सेक्शन में चले जाएं, देखेंगे हजारों लोग उससे चिकित्सा उसकी करा रहे हैं। पैरालिसिस के केसेस को देखें, ब्रेन स्ट्रोक के केसेस को देखें, डायबिटीज़ को देखेंगे तो हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा देश है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितने हम लोग बीमार हैं। तो क्या इसका उपचार अस्पताल खोलना है? क्या इसका उपचार अधिक से अधिक दवाइयों को बनाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि हमें सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है तो हमें नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग पे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सन 1978 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक एम रखा कि सबके लिए, हेल्थ फॉर ऑल, कब तक? सन 2000 तक, कि हम सामुदायिक जो हमारी चिकित्सा सेवाएं हैं उनके माध्यम से हम सबके लिए स्वास्थ्य को पूरा कर लेंगे, हाँ, हेल्थ फॉर ऑल कर सकते हैं। लेकिन 2019 और 2020 में आपने देखा, यू हैव सीन द लिमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न मेडिकल साइंस। देखिए 2 साल 3 साल 2 साल आपने देखा होगा जब तक कोरोना रहा, तो एक भी सीजरियन सेक्शन अस्पताल में नहीं हुआ, एक भी ऑपरेशन अस्पताल में नहीं हुआ, एक भी किसी का हार्ट का ऑपरेशन अस्पताल में नहीं हुआ, क्योंकि सारे अस्पताल बंद थे। लेकिन आदमी जिंदा रहा। आदमी मरा किससे? आदमी भय से मरा और गलत चीज़ों से मरा, गलत औषधियों के प्रयोग से मरा। और उसी समय हर व्यक्ति ने देखा, हमारे पूरे तंत्र ने देखा, पूरी मानवता ने देखा कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपनी जो वैदिक चिकित्सा पद्धतियाँ, यदि हम उन पर भरोसा करते हैं, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हैं, जो अपना हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उस पर भरोसा करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्वस्थ रहते हैं। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति इनका जिन्होंने एक तरह से आश्रय लिया वो स्वस्थ रहे, और ऐसी पूरी की पूरी जो विपरीत परिस्थिति थी उससे भी निकल के बाहर आए। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा एक सिस्टम है जिससे हम लोग जिसका सहयोग लेते हैं, लेकिन वो एक इतना असहाय है कि उसके पास जुकाम का इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं। आप कल्पना कीजिए कि आज यदि जितने भी लोग, मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, जो हाइपरटेंशन, शुगर के लिए दवाई लेते हैं, और बहुत सारी बीमारियों के लिए दवाई लेते हैं, एसिडिटी की दवाई लेते हैं, कुछ एलर्जी की दवाई लेते हैं, क्या वो समर्थ है कि वो 1 दिन या 2 दिन की दवाई को छोड़ सके? क्या वो ये कह सकते हैं कि भाई मैं 4 दिन दवाई खाऊंगा, 5वें दिन नहीं खाऊंगा? तो 5वें दिन नहीं खाएंगे तो 5वें दिन वो रोग उसी तीव्रता से बढ़ा हुआ मिलेगा। और समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इन औषधियों के माध्यम से या इन उपायों के माध्यम से आप रोग को समूल नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको मैनेज करते हैं। अब एक इमरजेंसी के मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो इमरजेंसी का मैनेजमेंट जब हमारी वैदिक साइंसेज है, या जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं, या जो हमारा बहुत हजारों लाखों साल से जो हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनके विषय में कहा जाता है कि हमारी चिकित्सा पद्धतियों के पास इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं है। तो क्या इमरजेंसी का मैनेजमेंट वेस्टर्न मेडिकल साइंस के पास है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इमरजेंसी जब भी होती है तो खेत में होती है, खलियान में होती है, कहीं रास्ते में होती है, कहीं आप घर में हैं वहाँ पे होती है, कहीं अस्पताल में नहीं हुआ करती। और जब वो इमरजेंसी होती है, विशेष रूप से कार्डियोपल्मोनरी जो इमरजेंसी है या ब्रेन की इमरजेंसी है, जिसमें कहीं हमारा हृदय की गति प्रभावित होती है, हृदय में का एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, या हमारा सांस रुकती है, या मस्तिष्क में खून नहीं जाता, ये विशेष रूप से बहुत ये इमरजेंसीज होती हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी को ये ऐसा कोई रोग होता है या एक ऐसी घटना होती है, तो जब तक वो अस्पताल आता है तो बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम शरीर में हो चुके होते हैं कि जिनका कोई उपचार नहीं होता। आपने देखा होगा कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो किसी का एक हाथ एक पैर, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, मोनोप्लेजिया हो गया, डाइप्लेजिया हो गया, ट्राइप्लेजिया हो गया।
जिसको हम लकवा कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं, उसका कोई इलाज है? नहीं है। यदि किसी को पोस्ट पोलियो पैरालिसिस है, देखिए हम लोग सम्मान से कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमारा देश आज पोलियो मुक्त है, पोलियो को हम लोग इरेडिकेट कर चुके। उसमें हम लोग रोटरी क्लब है, चाहे हमारा यूनिसेफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी सरकार है, हमारी राष्ट्रीय सरकार है, हमारे जो प्रदेश की सरकार और बहुत सारी एजेंसीज मिलकर हम पोलियो को हम लोग मुक्त कर सके अपने देश को। लेकिन आज भी पोलियो की दवाई हर बच्चे को पिलाई जाती है। तो आप समझिए, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पहले पोलियो हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट पोलियो पैरालिसिस। तो क्या पोस्ट पोलियो पैरालिसिस जिस व्यक्ति को 20 साल पहले 50 साल पहले पोलियो हो गया, क्या उसका हमारे पास कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं। आज भी वो विकलांग की स्थिति में जीवित रहते हैं, लेकिन मर्म चिकित्सा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उनका भी उपचार संभव है यदि हम उसको ठीक से करते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा इसको मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम कर सकते हैं। आज पहले आप देखेंगे कि आज से 10-20 साल पहले लगभग 1 या 2 एम्स हुआ करते थे। एक दिल्ली में एम्स हुआ, आज बहुत सारे एम्स हमारे पूरे देश भर में, अनेक विश्वविद्यालय, चिकित्सा के विश्वविद्यालय खुले और मेडिकल कॉलेजेस की और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संख्या में कई सैकड़ों गुना वृद्धि हुई। हमारे चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि हुई। क्या हमारे रोगियों की संख्या कम हुई? रोगों की संख्या कम हुई? उससे ज़्यादा रोगियों की संख्या भी बढ़ी है, रोगियों की संख्या भी बढ़ी है और उसके लिए किए जाने वाले उपायों की भी संख्या बढ़ी है। पहले आप यदि हम लोग कोई ऑपरेशन करते थे, क्योंकि मैं शल्य चिकित्सा से जुड़ा व्यक्ति हूँ और हम लोग चाहे गॉल ब्लैडर भी ऑपरेट करते थे तो 2 टेस्ट कराते थे। एक ज़्यादा से ज़्यादा उसका ब्लड शुगर करा लेते थे और एक TLC DLC, उसका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं, उसका कोई इन्फेक्शन तो नहीं, 2-3 टेस्ट कराने के बाद एक यूरिन टेस्ट करा के और उसका ऑपरेशन किया जाता। आज सिर्फ एक ऑपरेशन करने से पहले लाखों रुपए के इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। क्या उनकी सबकी आवश्यकता है? या फिर हम किसी एक दुष्चक्र में इन चीज़ों को एक तरह से करते हैं? और जब भी आप देखें कि जब हम लोग क्योंकि हम लोग चिकित्सा से जुड़े हैं और विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस की हमारे रोगियों को भी आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि मुझे सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट कराना है तो हम लोग लिखते हैं कि आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा लीजिए। वो लैब में जाता है, लैब में जब जाता है तो उससे पूछता है इसके कितने पैसे हुए, वो कहता है जी इसके 200-250 रुपये लगेंगे या जो भी उसकी चार्ज है। फिर वो एक शब्द और कहते हैं कि जी ये तो ये है कि एक हमारे यहाँ पैकेज है, उसमें हम सारे टेस्ट करते हैं, 3000 रुपये में सारा टेस्ट होता है, आप करा लेंगे तो ठीक होगा। फिर उसके साथ उसकी पत्नी भी होती है, कहने लगे यदि दोनों करा लेंगे तो 5000 में हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, 5000 के सारे टेस्ट करा के हम लोगों के पास आता है, हमारा भी समय बर्बाद करता। हमें किसकी ज़रूरत थी? यूरिक एसिड को देखने की। फिर पूछते ये क्यों कराए? क्योंकि ऐसा ऐसा पैकेज था, उसने कराया और इसका पैसा हमें कहाँ से मिलता? इंश्योरेंस विल पे द मनी फॉर द सेम। तो वो ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल विद दीज इन्वेस्टिगेशंस एंड दिस प्रोटोकॉल। अब उसमें क्या होता, कहीं उसके विटामिन डी, कहीं उसको कोई बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं। अब उसमें जब मशीन के द्वारा 100 टेस्ट लिखे जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर ज़रूर होगा, कोई ना कोई कमी होगी। कहीं विटामिन डी की कमी होगी, कहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होगी, कहीं ESR बढ़ा होगा तो कहीं एक सेल कम होगी, किसी की प्लेटलेट कम हो गई होंगी। अब वो उस दुष्चक्र में फंसता है और निरंतर उसी में घुसा रहता है, कभी उससे बाहर नहीं आता। तो कम से कम उस दुष्चक्र से निकलना, ये क्या है? इलनेस का दुष्चक्र है, ये भंवर है ऐसा कि इसमें एक बार आदमी फंस जाता है तो निश्चित रूप से उसमें फंसा रहता है। हम लोग जब अपने क्लिनिक में बैठते हैं तो हम लोग ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज मेरे पास कोई बीमार होकर ना आए। कोई दोष नहीं है, उसने ये शरीर दिया है तो इनबिल्ट पावर के रूप में हमें दिया है कि हम अपने शरीर के रोगों को कैसे दूर कर सकें और इन चीज़ों के माध्यम से अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सके, इसका पूरा विज्ञान उन्होंने इसमें इनबिल्ट दिया है। लेकिन हम उसको क्या एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो उसको एक्सप्लोर करने का एक बड़ा सा छोटा सा साधन जिसको हम लोग मर्म चिकित्सा कहते हैं, और मर्म चिकित्सा आज तक चिकित्सा का हिस्सा कभी नहीं रही। और हमारे कुछ सर्जरी के टेक्स्ट हैं, सुश्रुत संहिता का नाम सुना होगा, इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट फॉर द सर्जरी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सा की पुस्तक है सुश्रुत, और उसमें इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी के नाम से एक ऑपरेशन है जिसको जेंटलमैन्स मैगजीन में भी लिखा गया। और ये विश्व में स्वीकार किया जाता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी के जो फादर हैं वो महर्षि सुश्रुत हैं। और इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी इज़ द आइडियल
एंड द बेस्ट टेक्निक फॉर द राइनोप्लास्टी। नाक के दोबारा नाक कटने के बाद उसको कैसे दोबारा से बनाई जाए, उसकी टेक्निक जो है वो महर्षि सुश्रुत की टेक्निक से बढ़िया कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं जो इतना बारीक, अब आप ये मानिए कि जो प्लास्टिक सर्जरी इट इज़ द एडवांस एंड द रीसेंट ब्रांच ऑफ द सर्जरी। सबसे जो महत्वपूर्ण है क्या, ये सबसे एडवांस ब्रांच है। और तो ऑर्थोपेडिक है, हड्डी के ऑपरेशन, पेट खोलना है, किसी का यहाँ से चीरा लगा के अपेंडिक्स निकालना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, किसी का हाइड्रोसील का ऑपरेशन करना, हर्निया रिपेयर करना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो की जा सकती है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की जैसी चीज़ें जहाँ हम किसी जगह का मांस लेकर किसी चीज़ों को दूसरी चीज़ ऑर्गन जो ग्राफ्ट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये बहुत एडवांस ब्रांच है, रिसेंट ब्रांच है और इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की आवश्यकता होती है। तो महर्षि सुश्रुत जब उस स्किल को जानते थे, उसका मतलब और चीज़ों को तो जानते ही होंगे। आप समझ लीजिए, आप यदि कोई एक आदमी जिसने MA या PhD किया हो तो उसने हाई स्कूल तो किया ही होगा, 5वीं भी पास की होगी। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं, जो हमारे आचार्य रहे हैं, जो जिन्होंने हमारे ग्रंथों की रचना की है, वो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ थे और इनका उपचार अपनी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से किया करते थे। अब ये मर्म किसको कहते हैं? मर्म आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे मर्म का नाम आता है। दुर्गा चालीसा भी लोग पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति कही तब मन पछताए। मर्म ले शक्ति, इसका मतलब क्या, जो शरीर की शक्ति है वो हम कहते हैं कि मर्म जो है वो शक्ति के रूप में हमारे शरीर में, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहते हैं। ऐसे हम कहते हैं या शक्ति मर्म रूपेण, जो शरीर में स्थित है, मर्म रूप में जो शक्ति स्थित है, वो उसको भी हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है कि वो हमारे सारे रोगों को दूर करती है और कैसे बड़ी आसानी से हम रोगों को ठीक कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मर्म का सामान्य अर्थ क्या है कि जिस स्थान पर यदि किसी के चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको मर्म कहते हैं। ठीक है, एक मोटी परिभाषा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पर 4-5 चीज़ें जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो कंबाइन होते हैं तो उसको भी मर्म कहते हैं। जहाँ पे मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि मिलती है तो उसके कॉम्बिनेशन को भी हम लोग मर्म कहते हैं। अब ये मर्म को कैसे समझ में आई हम लोगों को बात, जब कहीं टेक्स्ट में नहीं लिखा है, चिकित्सा के लिए इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको पता था कि ये बहुत खतरनाक है, यदि इस पर कोई गलती से चोट लग जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और उसको कैसे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था। आप सभी भी जानते हैं, भालू का तीर्थ है और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लेटे थे और बहेलिया का एक तीर उनके पैर के बीच में लगा और उन्होंने जिस व्यक्ति ने, जिस महाशक्ति ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की हो, उसने मर्म की मर्यादा का पालन करते हुए शरीर को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तल हृदय मर्म पे तीर लग गया, वो पेनिट्रेट कर गया। इसी ढंग से आपने जीसस क्राइस्ट का भी उदाहरण सुना होगा कि उनके हाथ और पैरों पर क्या किया गया था, कील ठोक दी गई थी, नेलिंग की गई थी। उसको हमने कहा कि भाई क्रूसिफिकेशन किया गया और उनके चारों हाथ और पैर के तले पे कील ठोक दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब क्या, दीज आर द वेरी वाइटल पॉइंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स जस्ट वी कैन गेट रिड ऑफ ए लॉट ऑफ सिम्टम्स। हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस छुटकारा पा सकते हैं और ये बड़ा सरल है, उसको जानना सरल है। तो इसको ये दो मैंने मोटे मोटे उदाहरण दिए, इसमें 2 उदाहरण दिए। एक तीसरा उदाहरण आप समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो कुब्जा थी, ठीक है ना, आपने सुना कौन थी, वो कंस के यहाँ चंदन घिसने का कार्य करती, उसको सुंदरी सुंदरी कह के लोग चिढ़ाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पर दया करके उसके पैर के अंगूठे पे अपना पैर रखा और उसको उठाकर उसकी कमर को सीधा कर दिया। आज भी हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं जिससे कि स्कोलियोसिस, काइफोस्कोलियोसिस ठीक होती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब दुर्योधन का वध करना था तो क्या किया था उसने, जब उनकी गांधारी जी ने कहा था, माँ ने कहा था कि तुम मेरे सामने, मैं इतने वर्षों से आँखों पर पट्टी बांधे हैं, तो एक शक्ति मेरी है कि जो मेरे सामने आएगा तो वो वज्र का हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इतने हिस्से को तो ढक ले, तो पत्ता बांध के चला
वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि वहाँ पर भी एक मर्म स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान होता है, जिसको विटप और कक्षाधर मर्म कहते हैं। तो वहीं पर गदे के प्रहार के लिए कहा कि उसको, भीम को कहा कि इस जगह पर उसको मारना है। तो उसका मतलब क्या, मर्म की अवधारणा से वो लोग बहुत अच्छे ढंग से परिचित थे। अब ये कहा जाता है कि यदि हमारे शरीर के वो स्थान जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र है, यदि आघातित होते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु होती है, और यदि वो आघातित नहीं होते, पूरा शरीर टूटा हुआ है, पूरे शरीर में इंजरी है और मर्म सुरक्षित है, तो व्यक्ति जिंदा रहता है। इसका एक उदाहरण है हमारे पास कि भीष्म पितामह है, 6 महीने तक सैया पर रहे, सर सैया पे रहे। देखिए उनको तीर किसने मारे थे, अर्जुन ने मारे थे। और हम लोग उनकी रिलेशनशिप को जानते हैं। अर्जुन और भीष्म पितामह की क्या रिलेशनशिप थी, एक पितामह भी थे, दादा थे और गुरु भी थे। तो अर्जुन ने मर्मों को बचाकर तीर मारे थे जिससे कि वो जिंदा रहे। ठीक समझ रहे? यदि एक भी मर्म पर, हार्ट पे या कहीं ऐसी जगह पे लग जाता तो मर जाते, लेकिन वो नहीं मरे, क्योंकि वो मर्म के द्वारा। और महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि यदि शरीर के समस्त अंग विदीर्ण हो जाए, पूरा बहुत मल्टीपल इंजरी हो जाए, सिर में भी चोट लगी है, हाथ पैर टूट गए, हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन यदि उसके मर्म सुरक्षित है तो व्यक्ति चिकित्सा के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन यदि पूरा शरीर सुरक्षित है, बाहर से देयर इज नो एनी इंजरी, आउटसाइड इंजरी, बट द सम स्पेसिफिक मर्मा पॉइंट इज इंजर्ड, द पर्सन विल डाई। आपने फिलिप ह्यूज का नाम सुना होगा, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था। उसके यहाँ पे कनपट्टी पे चोट लगी, बॉल लगी, मत खत्म हो गया। सिडनी में हुआ ऐसा ही। रमन लांबा के साथ हुआ, जो इंडियन क्रिकेटर थे, ढाका में एक बॉल लगी कनपट्टी में, डेथ हो गई। और यदि जो हमारे खेलों में कितनी मृत्यु हुई है, यदि डिफरेंट बहुत सारे खेलों में इस खिलाड़ियों की खेलते समय कितनी मृत्यु हुई है, तो यदि आप देखना चाहेंगे तो ऐसे सैकड़ों हैं खिलाड़ी जिनकी फील्ड में मृत्यु हुई है चोट लगने से। तो आप समझ सकते हैं कि ये बाहर से चोट नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदर यदि चोट होती है, मर्म यदि आघातित होता है तो इससे मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से आप बहुत सारे रोगों का उपचार भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ महर्षि सुश्रुत ने एक टेक्स्ट लिखा है, उसमें सिर्फ 2-3 पेज हैं, और उन्होंने लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं, और ये 107 मर्म बिंदु प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं, आघातित होने पर घातक होते हैं, और इनसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में भी देयर, पर्सन में डाई, और द लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में भी देयर। तो उन्होंने स्पष्ट इंडिकेशन किया कि ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन और द पैरासर्जिकल प्रोसेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज मर्मो पॉइंट्स, कि ऑपरेशन करते समय इन मर्मों को बचाना है। यदि आप ऑपरेशन करते समय इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, मरीज मर जाएगा वहीं पे। इसलिए हम लोगों को इसी उद्देश्य से इसको पढ़ाया जाता था, और इसी भावना से हम लोग इसको पढ़ते भी थे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि भाई इसको समझा कैसे, ऐसे समझा कि ये आप देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो एक सामान्य प्रोसेस है कि हम शिखा बंधन करते हैं, अपनी चोटी जो होती है उसको बांधते हैं, उसके बाद ये सारे कर्म करते हैं। और पूरे के पूरे आपने देखा होगा कि विभिन्न मंत्रों के द्वारा, पवित्र जल से, आज्य शेष से, उसमें चंदन हो गया, रोली हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसके माध्यम से हम अपने इन मर्मों का क्या करते हैं, आच्छादन करते हैं। तो इसको मर्म आच्छादन की विधि के रूप में ये वेदों में वर्णित है कि मर्म को कैसे, फिर कहा कि कौन से भगवान हमारे गले की रक्षा करें, कौन से बाहु की रक्षा करें, विभिन्न तरह के हर भगवान के उसमें, चाहे राम जी के रक्षा स्रोत है, या हनुमान जी का है, चाहे भगवान शिव का है, या भगवान विष्णु का है, किसी का भी है, या देवी का है, वो सब के माध्यम से हम इन मर्म स्थानों की या इन अपने अंगों की रक्षा का विधान करते हैं। तो उसको रक्षा विधान भी कहते हैं, उसको हम लोग मर्म का आच्छादन भी कहते हैं, और उसको उसी के रूप में हम लोग इसको मर्म चिकित्सा के रूप में समझ सके। और अंत में हम लोग क्या करते हैं, ओम अस्ताय फट करके हाथ पे 3 बार ताली मारते हैं। तो ये जो स्थान है, ये मर्म स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसको यदि हम लोग क्योंकि इसको समझने में मुझे लगभग 30-35 वर्ष लगे, 30-35 वर्ष हम लोगों ने इस पर शोध कार्य किया, और आज भी हम लोग इस पर निरंतर शोध कार्य कर रहे हैं कि जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके स्कोप को समझ सकें, और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे हम किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो पहले
आप लोगों को ये बता दूं कि 107 मर्म स्थानों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से, क्योंकि 4-4 मर्म स्थानों के एक नाम से 4-4 मर्म स्थान होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग एक गाड़ी खरीदते हैं तो एक स्टेपनी फ्री मिलती है, कोट खरीदते हैं तो उसमें 2 बटन एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। यदि हम स्टेथोस्कोप खरीदते हैं तो उसमें एक चेस्ट पीस होता है, 2 ईयरबड्स होती है, कान में लगाने वाली होती है, एक्स्ट्रा देते हैं ना थोड़ा सा। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने 4 दिए। यदि किसी ये 4, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक इस पैर में, एक इस पैर में, यदि किसी का एक हाथ नहीं है तो 3 से काम कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक। अब हाथ में जो ये मर्म बिंदु है जिस पे मैंने आपको बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक तीर लगा था, उसको हम लोग तल हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? तल हृदय। कि ये तल पर एक हृदय के तरह का एक बिंदु है जिससे हम हृदय के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या ग्रेव कंडीशन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ पैर के तले मलते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है, हर कोई करता है। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ये क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है? तो लोग कहते हैं भाई इससे सर्कुलेशन बढ़ता है। लेकिन हम लोग चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम लोग जानते हैं कि सिर्फ इतने हिस्से के सर्कुलेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। यदि सर्कुलेशन बढ़ाना है तो पूरे हाथ पैर मलिए ना, पूरे बिगर स्पेस को आप स्टिमुलेट कीजिए तो फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि एनाटॉमिकली जब हम देखते हैं तो पैड ऑफ फैट होता है, यहाँ की खाल बहुत मोटी होती है, इसके नीचे चर्बी होती है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर मलेंगे तो ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा यहाँ की वजह, लेकिन यहाँ नहीं मलते। मलते कहाँ? यहाँ पर मलते, क्योंकि यहाँ पर तल हृदय मर्म होता है, इसलिए मलते। वो हमें पता नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा। लेकिन अब यदि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर तल हृदय मर्म होता है तो क्या है, अब आपको पूरा हाथ मलने की ज़रूरत नहीं, आपको क्या करना, उस पॉइंट को दबाने की ज़रूरत है और उसके बेनिफिट को लेने की आवश्यकता है। और हृदय का मतलब क्या होता है? हृदय से 2 स्ट्रक्चर्स का हम लोग बोध करते हैं आयुर्वेद में या वैदिक साइंसेज में। एक तो हार्ट का और दूसरा ब्रेन का। देखिए, हार्ट का मतलब क्या होता है? खून को वेन से लेता है, स्टोर करता है, आर्टरी से फिर वो शरीर में वापस कर देता है। समझ रहे हैं हमारी? खून लेता है, इकट्ठा करता है, वापस करता है। ऐसे ही मस्तिष्क हमारा इंफॉर्मेशन लेती है, जितने भी ये इनपुट है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा ब्रेन ले रहा। कोई भी तेज़ आवाज़ है, हल्की आवाज़ है, जो भी चीज़ है, जितने सेंसेस हैं उनके माध्यम से जो इनपुट है वो हमारा ब्रेन लेता है और क्या करता है, वो उसको प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट देता है और उसका रिस्पॉन्स बॉडी पे आता है। जैसे यदि आप देखें कि यदि आँख में तेज़ लाइट पड़ रही है तो तुरंत ब्रेन में जाएगा, ब्रेन क्या करेगा, तुरंत आँखों को बंद कर लेगा। यदि हमारा हाथ किसी आग में लगेगा तो क्या होगा, हाथ का तुरंत ब्रेन से वो एक्शन आएगा कि इस हाथ को तुरंत हटा लीजिए। मच्छर काटने के लिए यहाँ बैठा तो क्या किया, हमारा मच्छर ने जैसे ही डंक मारा हमारा दूसरा हाथ वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो ये ब्रेन हमारा काम करता है। तो ये जो मर्म है, तल हृदय मर्म है, ये हमारे ब्रेन एंड हार्ट दोनों के फंक्शंस को रेगुलेट भी करता है, इसको स्टिमुलेट भी करता है और इसके जो और बीमारियाँ, इससे संबंधित बीमारियाँ, उनको ठीक करने का काम भी करता है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम, क्योंकि इससे ये तो बहुत बड़ी पूरी मेडिकल साइंसेस को हम कहते हैं सुपर स्पेशलिटी साइंस है, एंड इट कैन बी एडॉप्टेड बाय द ऑल फैकल्टीज। जो चाहे एलोपैथी वाला है वो एलोपैथी के साथ करे, होम्योपैथी वाला होम्योपैथी के साथ करे, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद के साथ करे, योग वाला योग के साथ करे, और एक सामान्य व्यक्ति उसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करे। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे चिकित्सा परिदृश्य को इनके मर्म चिकित्सा के एडवेंट से बदला जा सकता है। पूरा एक तरह से हम पूरा चिकित्सा का जो आज सिनेरियो देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग वो जो बेड रिडन है, जिनका कुछ नहीं किया जा सकता, अस्पताल में महीनों से सालों से भर्ती हैं। हमारे यहाँ तो कम, फिर भी घर ले आते हैं, लेकिन अमेरिका में और जापान में, इन सारी कंट्रीज़ में ये वर्षों तक ये अस्पताल में भर्ती रहते हैं, उनका भी कोई उपचार नहीं। लेकिन यदि मर्म चिकित्सा करें तो इन सारी लोगों को उपचारित किया जा सकता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है और उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनसे उसको छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है। अब मैं आपको कुछ मर्म बिंदु, क्योंकि जो ये जब आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं तो कम से कम कुछ लोग इससे लाभान्वित हो सकें, उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जिसको आप समझ सकें, जान सकें, अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इस ब्लड प्रेशर, ये जितनी चीज़ें, एंग्जाइटी न्यूरोसिस, आजकल एंग्जाइटी बहुत होती है,
आजकल भय बहुत है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सारे लोग। यदि आप अंदर से देखें, बाहर से आपको दिखेगा कि आदमी बहुत चेयरफुल है, सब कुछ ठीक है, अंदर से कितना डरा हुआ है। क्योंकि हम लोग चिकित्सक हैं तो हम लोग जानते हैं कितनी तरह का भय है। क्या भय है कि जब आपने व्हाट्सएप पे देखा कि आज ये फलानी बीमारी वहाँ हुई है, स्वाइन फ्लू वहाँ हुआ है, तो स्वाइन फ्लू किसको होता है आपको ये नहीं पता। अरे हमें स्वाइन फ्लू तो नहीं हो जाएगा। अरे स्वाइन फ्लू आपको कैसे हो जाएगा, किसकी बीमारी है, आपको कैसे हो जाएगी, जीनोटिक, जब तक आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो कोरोना में लोग भय से ज़्यादा मरे हैं, बीमारी से कम मरे। तो ऐसे पता नहीं कितने भय। टैरिफ कहाँ बढ़ा, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया और हज़ारों लोगों का जिनका पैसा शेयर बाज़ार में लगा था उनको क्या हो गया, टेंशन, स्ट्रेस हो गया, भय हो गया कि भाई हमारे वाले शेयर तो नहीं गिरने वाले। ठीक है, अब यदि जो जीएसटी कम हुआ उससे भी कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग परेशान भी। समझ रहे हैं हमारी बात, जिनके शेयर बाज़ार वाले जानते हैं इन चीज़ों को। तो ऐसा भय बीमारी का, रोग का, मृत्यु का, जो लोग कहते हैं मर तो नहीं जा, अरे मरेंगे तो ही, मरने के लिए तो आए हैं, आए काय के लिए, मरने के लिए तो आए हैं। ये शरीर पंचतत्व का पंचतत्व में मिलना है, लेकिन हम जब तक ये नहीं मिल रहा, एक सांस बढ़ेगी नहीं, एक सांस घटेगी नहीं, तब तक हम अपने को कैसे स्वस्थ रहे, रोज़ नहीं मरे। आज हम क्या कर रहे हैं, दवाई के माध्यम से, इन प्रोसीजर्स के माध्यम से रोज़ मर रहे हैं। लेकिन यदि हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम रोज़ नहीं मरते। इनका यदि रोज़ उपयोग करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को, अपने क्या कहते हैं, जो वेलबींग को, उसको बढ़ाते हैं, वेलनेस को बढ़ाते हैं। तो एक छोटा सा मर्म बिंदु है जिसको मर्म चिकित्सा का जो तल हृदय हम कहते हैं, मास्टर पॉइंट इसको कहते हैं। मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर पॉइंट तो सिर पे होता है, लेकिन उसको कहते, मुट्ठी को यदि आप बंद करते हैं, हर आदमी मुट्ठी को बंद करे और बीच की अंगुली तल का स्पर्श जहाँ पर करती है उसको तल हृदय कहते हैं। ठीक है, मुट्ठी बंद करेंगे तो जहाँ पर बीच की उंगली हमारे तल का स्पर्श करती है उसको तल हृदय कहते हैं। अब ये कोई कहे कि मैं तो ऐसे मुट्ठी बंद करूँगा, कोई कहेगा मैं ऐसे मुट्ठी बंद करूँ, नहीं। ये इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट हैं, इनको आपको 1, 2, 3 और 4 इसको करेंगे तो कहाँ पे जहाँ पे होगा उसको हम कहते हैं ये तल हृदय मर्म। अब इसको और हम लोगों ने इसको साइंटिफिकली बताने की कोशिश की है कि इसको ठीक से समझें। देखिए, ताले में चाबी यदि आप सही जगह पे लगाएंगे तो ताला खुलेगा, अन्यथा ताला नहीं खुलेगा। ये क्या टेक्निक है, लॉक एंड की। ठीक है, तो ताले में कैसे सही चाबी लगाएं उसको जानें। तो ये क्या करना है, देखिए एक और टेक्निक आपको बताते हैं। ये हमारा क्या है, अंगूठा है, ये इंडेक्स है, ये मिडिल फिंगर है। ठीक है, अनामिका, हमारी अनामिका होगा, ये कनिष्ठिका होगा। तो जो हमारा थंब है, जो हमारी तर्जनी है, और ये मिडिल फिंगर है, मध्यमा। तो एक स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे ड्रॉ करें। बड़ा सरल, कुछ उपाय मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए, अपनी पहले आप हथेली को नापें। हथेली आपकी कितनी लंबी है, यहाँ से इस क्रीज से लेके और इस क्रीज तक, जहाँ से उंगलियाँ शुरू हो रही हैं, जहाँ से यहाँ, इसको आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटी कुछ टिप्स ऐसी हैं कि रोज़ करेंगे तो रोज़ फ़ायदा, और तुरंत का तुरंत फ़ायदा आपको ये दिखेगा। और यदि किसी को करेंगे तो आपको लगेगा कि कितने अच्छे परिणाम है, कैसे कितने अच्छे ढंग से इसको ठीक किया जा सकता है। तल हृदय मर्म की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम इससे शुरू करते हैं। अब जो इतना हिस्सा होता है जिसको डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, हमारा दिल होता है, इसोफेगस होती है, और ये हमारी जो ट्रैकिया है, जो सांस की नली है, खाने की नली है, यही तो होते हैं। तो इनसे संबंधित कोई भी बीमारी है तो उनके लिए हमारे पास दो पॉइंट हमारी अपर एक्सट्रीमिटी में होते हैं, बता देंगे अभी, ऊपर होते हैं। इनको दबाएंगे तो तुरंत आपको फ़ायदा होता है। कभी आप देखें कि यदि किसी व्यक्ति को सांस फूल रहा है, बहुत बुरी तरह से सांस फूल रहा है, और आप उस समय आपके पास कोई औषधि नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तुरंत यदि उसके हाथ के इन मर्मों को दबाएंगे, मैं अभी बता दूंगा, मार्क भी कर दूंगा किसी इंडिविजुअल पे, उसको आप दबाएंगे 15, 20, 25 बार दबाएंगे, 1-2 सीटिंग देंगे तो देखेंगे कि उसका सांस खुल गया और उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही। और ये कितनी तेज़ करता है कि यदि इंट्रावीनस इंजेक्शन आप देते हैं ब्रोंकोडायलेटर का, उससे तेज़ काम। तो सांस की तकलीफ को ठीक करने के लिए हम लोगों ने कोरोना में बहुत सारे लोगों में इस मर्म चिकित्सा, इस पॉइंट से उसको रिलीफ दिया। ड्यूरिंग कोरोना भी हम लोगों ने ऑनलाइन इसको कंसल्टेशन दी, और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में जिनको डिस्निया, सांस की तकलीफ, खांसी, बहुत सारी तकलीफ़ें रहीं,
उनको भी इसका उपचार किया तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से इसके परिणाम मिले। तो ये आप सीख सकते हैं आसानी से। अब ये दूसरी चीज़ होती है जो हमारी जो बीच का हिस्सा नाभि से हार्ट के बीच का जो हिस्सा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको हम ये कहते हैं ये तो इनलेट है, ये बीच का फैक्ट्री है और नीचे का आउटलेट है। तो ये बीच का जो हिस्सा होता है इसमें लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पेंक्रियाज होता है, स्प्लीन होती है, स्टमक होता है, ट्रांसवर्स कोलन होती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में या एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। यदि उनसे कोई दिक्कत होती है तो हम इस एक मर्म स्थान होता है जिसको कोहनी के पास होता है, उसको बताएंगे। उसके माध्यम से आप उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी को हिचकी होती है, देखा? और हिचकी कितने कितने दिन होती है? ये नहीं कि हिचकी में ये हिचकी हो रही तो कोई याद कर रहा है, एक दो हिचकी आए तो कोई याद कर रहा है। तो इसका मतलब पूरा प्रदेश याद कर रहा है। यदि आपको दिन भर हो रही है, रात भर हो रही है, तो इसका मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट थोड़े याद करे। तो इसका मतलब कोई ना कोई ओफ्रीनिक नर्व है, चाहे वागस नर्व है, चाहे डायफ्राम में कहीं इरिटेशन है, या किसी वजह से भी हमारे स्टमक में कहीं कोई एक रिफ्लक्स है, कोई वट एवर इट इज़, क्या कारण है उसकी वजह से, उसमें आप मर्म को दबाएंगे और देखेंगे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुरानी हिचकी या महीनों पुरानी हिचकी भी वो 1-2 सिटिंग्स में कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है आप ये बताइए? इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। इससे क्या है, अब इसके बाद हमारे जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं जो 40, 45, 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको सबको पेशाब की तकलीफ होती है, प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, और वो रोक नहीं सकते पेशाब, बहुत ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकते, और एक तरह से फ्रीक्वेंसी भी होती है, अर्जेंसी होती है। उन सभी में यदि वो जो हमारी एल्बो जॉइंट है हाँ, मैं अभी बताऊंगा, अभी तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके बाद सारे पॉइंट्स बताऊँ। जो हमारी एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट से यदि 4 अंगुल नीचे हम इसको दबाते हैं तो तुरंत फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग पेशाब जाते हैं, क्योंकि मैं भी उस एज ग्रुप में हूँ, तो एक बार में पेशाब साफ़ नहीं होता। हम लोग पास कर देते हैं, लगता है कि नहीं अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ, और समथिंग इज रिटेन्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। वहीं पे खड़े रहिए पेशाब करते करते, और इसको 20-25 बार इसको अंगूठे से ऐसे दबाइए, इसको भी दबाइए, और आप देखेंगे कि 20-25 ml 50 ml पेशाब फिर हो जाता है, एंड आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन हो गया। इसका मतलब ये कितनी तेज़ काम करने वाली चिकित्सा पद्धति है। तो इसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बीमारियों के लिए, अपनी जितनी अभी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे अभी प्रैक्टिकल। अभी तो मैं सिर्फ इसको देखिए, ये तो हम लोग इसको कम से कम 40 घंटे लगाते हैं इसको सिखाने में, और मुझे 40 वर्ष लगे हैं सीखने में। 40 मिनट में ये हम लोग बता नहीं सकते। वो सिर्फ इसको हाइलाइट्स इसलिए बता रहा हूँ कि इसको आप डीप उसमें जा सकें, इसको पढ़ें, इसको समझें, और कुछ जो मैं आपको हैंड्स ऑन इसके विषय में बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, उसको अपने के लिए प्रैक्टिसाइज करें। उसको मैं सब प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा, सब यदि मार्कर होगा तो मैं मार्क भी करूँगा। अब बताऊँगा कि कैसे इसके माध्यम से आप अपने को उपचारित कर सकते हैं, अपने घर को, परिवार के लोगों को इमरजेंसी में कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या क्रॉनिक कंडीशंस में जब ये को किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसमें इसका एडवेंट लेकर इससे फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसको हम कहते हैं क्या है, ये इंद्रवस्ती मर्म है। तो जितने किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, किसी को बुखार नहीं उतर रहा है, किसी को पेशाब तक की तकलीफ है, इंद्र देवता किसके हैं? पानी के देवता। वस्ती किसको कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम को कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम से संबंधित और वाटर मेटाबॉलिज्म से संबंधित जितने भी बीमारियां होती हैं, किसी को बहुत पसीना आता है, आपने देखा होगा कि हाथ पैर गीले हो जाते हैं, आसपास मिलते हैं ना, घर में परिवार में मिल जाते हैं जिनके हाथ पैर बिल्कुल गीले हो जाते हैं। उनको क्या होता है कि उनको भी किसी चीज़ से चिकित्सा से फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ हम लोग कहते हैं कि इस मर्म को दबाते रहिए, महीना 2 महीना, पता लगा कि थोड़े दिन बाद उसका हाथ पैरों से पसीना आना बंद हो जाता है। किसी को पसीना नहीं आता, उसको ठीक हो जाता है। किसी को डायरिया, पानी बार बार दस्ता आ रहे हैं, उसको ठीक हो जाता है। किसी को पेट साफ नहीं हो रहा तो उसको ठीक हो जाता है। तो ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ों को हम इन मर्मों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि कितनी बेहतरीन चीज़ है। अब हम जैसे एंग्जाइटी की फेज़ में होते हैं, ठीक है, जब हम लोग परेशान होते हैं, तो परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, हम हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं अपने, विश्राम करते हैं, सावधान तो ऐसे खड़े होते हैं, और विश्राम करते हैं तो क्या करते हैं, पीछे होल्ड कर लेते हैं। यदि आपकी गाड़ी छूट गई है या छूटने वाली है, या ट्रेन पकड़ रहे हैं आप एयरपोर्ट पे, कभी भी आप एंक्शस हैं तो क्या करेंगे, आप देखेंगे आप इसको होल्ड कर लेते हैं अपने आप। इसका मतलब क्या है कि ये इसको कहते हैं मणिबंध।
मणि शब्द से यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मणि बांधने का, या नहीं, मणि मस्तिष्क के लिए एक शब्द है। तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन को हम इससे गवर्न करते हैं, तो बहुत बढ़िया है। इसको, आपको गुस्सा आने लग रहा है तो इसको स्टिमुलेट कीजिए, आपको एंग्जाइटी है तो इसको स्टिमुलेट कीजिए, नींद नहीं आ रही है तो इसको स्टिमुलेट कीजिए, बहुत बेचैनी परेशानी हो रही है तो इसको स्टिमुलेट कीजिए, तुरंत तत्काल फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये कुछ मर्मबिंदु हैं जिनको हम लोग अभी बताना चाहेंगे आप लोगों को। 4 5 6 मर्मबिंदु आपको बताते हैं, और उन मर्मबिंदुओं के माध्यम से हम कैसे अपना भी उपचार कर सकते हैं, लोगों की कैसे चिकित्सा कर सकते हैं, बड़ा सरल है। अब ये जो तल हृदय मर्म है जिसकी चर्चा मैंने सबसे पहले प्रारंभ की थी, उसके लिए आपको मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 6 अंगुल होती है। तो अब एक लाइन हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींची, स्ट्रेट। देखिए ये जो एनाटॉमी है, जो शरीर रचना जो भगवान ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, वो मैचुरल्स है, वो हर व्यक्ति का वही चीज़ होगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी कमर तो बड़ी पतली है, उसकी कमर तो लंबी है, सुना है? कहते हैं ना, खास करके हमारी जो माता है कि भाई फलाने की कमर तो बहुत लंबी है, बहुत पतली कमर है। किसी की कमर पतली लंबी नहीं होती। कितनी होती है कमर? कमर 4 अंगुल की होती है। कैसे पता करते हैं? यहाँ जब हाथ लगाते हैं तो ये रिब्स दिखाई दे रही है, लास्ट रिब दिखाई दे रही है, और हमारा ये इलियक क्रेस्ट, कूल्हे की हड्डी दिखाई दे रही है। उसके बीच में यदि हम हाथ डालते हैं तो कितना स्पेस होता है? 4 अंगुल का स्पेस होता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का शरीर एक निश्चित परिमाप का नेचर ने बनाया है, और जब हम उसको समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, तो हमें दिखाई देने लगता है कि अंदर यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी, और इसको हम ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं या हम इसको ऐसे उपचारित कर सकते हैं, बड़ा सरल हो जाता है। तो ऐसा ही रेफरेंस हम हाथ के संदर्भ में भी बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये तल हृदय मर्म क्या है, मुट्ठी को बंद करेंगे, बीच की उंगली जहाँ तल का स्पर्श करेगी उसको तल हृदय कहते हैं। तो आदमी कई बार कहते हैं कि आदमी की कुछ उंगली घूम जाती है, साइड में आ जाती है, किसी का उंगली में कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उंगली अंगूठा मुड़ता नहीं है तो ऐसे पकड़ेगा। तो उसकी दूसरी टेक्निक हमने बताई कि आपको क्या करना, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ से बीच की उंगली से एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 अंगुल होती है, 3 अंगुल पर एक क्रॉस करेंगे लाइन, इसकी जहाँ आधा होता है उस पर क्रॉस करेंगे, जहाँ पर ये दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं वहाँ पर तल हृदय होता है, और मुट्ठी बंद करेंगे तो वहीं पे उंगली टच होगी। ये 2 तरह की टेक्निक है तल हृदय मर्म को जानने की। अब क्या करना है, कहाँ करना है इसका उपयोग? जितनी भी बीमारियाँ हार्ट की हैं, यदि हार्ट को मजबूत करना, यदि हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, कार्डियक डिस्फंक्शन है, हाइपरटेंशन है, एंग्जाइटी है, ब्रेन से संबंधित कोई फोबिया है, बहुत सारी और बीमारियां हैं हमारे हार्ट से संबंधित, किसी को हाइपोटेंशन है, इन सभी में आप यदि इस पर दूसरे हाथ का अंगूठा रखते हैं और 0.8 सेकंड से, देखिए ये चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग कहीं नहीं होता था, और जब हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया तो हमारे पास कुछ नहीं था, आगे कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ गुरुदेव की कृपा से हम लोग ये समझ पाए कि भाई ये कैसे हम इस पे जाने, तो कितना प्रेशर देना है, कहाँ पे देना है, क्यों देना है, ये कहीं नहीं लिखा था, विदाउट इंडिकेशन, कहीं कुछ उपलब्ध हम लोगों के पास नहीं था। और ये कहा गया था कि यदि इसको छुओगे तो मरीज मर जाएगा, इसलिए इन चीज़ों को छूते नहीं। आपने देखा होगा कि गर्दन को नहीं छूते, कहीं देखा आपने गर्दन छूते तो फूंक करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि गर्दन को नहीं छूना, गले को नहीं छूना। तो क्या कहते हैं, इससे यदि छुएंगे तो क्या होगा, घेंगा हो जाएगा, कई चीज़ें कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसलिए गले को छुआ नहीं जाता। गले को नहीं छूना है, पेशाब के रास्ते को नहीं छूना है, गुदा को नहीं छूना है, ठीक है, क्योंकि वो गंदे स्थान होते हैं और उसमें भी इसलिए उसको नहीं छुआ जाता। तो यहाँ पर गले को नहीं छुआ जाता। तो गले में लगभग 14 मर्म स्थान होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आपने पूजा यदि हम लोग करते हैं तो क्या है, षोडश मातृका का पूजन होता है। कुछ जानते हैं जो लोग पूजा करते हैं, कितनी मातृका का पूजन होता है? षोडश मातृका का पूजन। और सप्त मातृका, घृत मातृका होती है। घृत मातृका का मतलब क्या होता है कि इसको देखिए, इसके पीछे, क्योंकि जो सारा विज्ञान हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों से समझा। जब भी कोई चीज़ हम लोग ब्रेन में पेनिट्रेट करना चाहते हैं या ब्रेन में कोई भी दवाई भेजना चाहते हैं तो कैसी होनी चाहिए? वो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, मतलब वो घी, तेल या लिपिड्स में, जो कोलेस्ट्रॉल है इसको हमें लिपिड्स में घुल के जानी चाहिए, फैट के साथ घुल के जाएगी तभी वो ब्रेन में पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। एक बैरियर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसको क्रॉस करेगी तो दिमाग में जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। तो उसके लिए क्या है, देख सामान्य नियम है,
जब हमको खांसी होती है तो हम काली मिर्च को क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, पानी में उबालते हैं, उसमें तुलसी डाल लिया, अदरक डाल लिया, उसको उसका काढ़ा बना के पी लिया, या उसको पाउडर को गर्म पानी से ले लिया, या वो काली मिर्च चूस ली, या क्या करते हैं काली मिर्च को शहद में मिला के ले लेते, इस ढंग से लेते हैं, पानी के साथ ले लेते। लेकिन जब हमको ब्रेन के लिए इसका उपयोग करना होता है तो क्या करते हैं, काली मिर्च का एक छौंका बनाया जाता है, उसमें बादाम घोटते हैं, घी डालते हैं, दूध के साथ उसको पकाते हैं, तब हम उसको पीते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई इससे बच्चों को, जब हम लोगों की परीक्षा होती थी, इम्तिहान होते थे, उस समय उन दिनों में दादी माँ जो है हम लोगों को इन चीज़ों का उपयोग कराती। तो काली मिर्च का जो पिपरीन है या जो ये चीज़ें हैं ये ब्रेन में कैसे जाएंगी, जब तक वो फैट सॉल्युबल नहीं होंगे तब तक वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या, इन चीज़ों का उपयोग हमको करना चाहिए। तो ब्रेन में कैसे चीज़ें जाएंगी वो अपने में महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो स्टिमुलस है इसको हम लोग कहते हैं कि मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस फ्रॉम पीएनएस टू सीएनएस। समझ रहे हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये बाहर का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब हम यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रेशर दे रहे हैं तो इसका स्टिमुलस, इसका एक सेंसेशन कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है। और जब ब्रेन में प्रोसेस होती है, पहले इस एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाती है और यहाँ से ये फिर हमारी सेंट्रल नर्वस। 150 करोड़ की लगभग हमारी आबादी है और हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी है। और हमारे यहाँ जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो भी सबसे बड़ी है, और जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है वो भी लगभग बहुत बड़ी है। समझ रहे हैं हमारी बात। तो एक सोच है कि भाई हम लोग बीमार हों, बड़े बड़े अस्पतालों में जाएं, और आजकल अस्पताल में जाना इसलिए हितकर होता है कि एयर कंडीशन आपको मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अस्पताल में। और घर वालों को भी लगता है कि भाई हम घर में कहाँ देखेंगे, बूढ़े माता पिता, अस्पताल में पैसा ही तो देना, देख रहे हैं वो देख रहे हैं, हमें तो एक टाइम जाना है, वो देखने भी नहीं देंगे तो वो पड़े हैं, कोई बात नहीं। ये तो हो गया हमारी इलनेस की इंडस्ट्री। और जो वेलनेस की इंडस्ट्री है वो, उसके लिए हम समझते हैं कि जितने लोग हैं उसमें से मुश्किल से 10 से 20% लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के विषय में चिंतित रहते हैं या बिना बीमारी। आप यदि कभी सुबह घूमते हुए लोगों को देखें तो उसमें कई लोग होते हैं। एक तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए घूमते हैं, एक प्राण की रक्षा के लिए घूमते हैं, एक रोग से बचने के लिए घूमते हैं, एक डॉक्टर के कहे से घूमते हैं, एक कुत्ता घुमाने के लिए घूमते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात। स्वस्थ रहने के लिए बहुत कम लोग घूमते हैं। ठीक, डॉक्टर ने कह दिया भाई यदि ये नहीं करोगे तो भैया कूल्हा बदलना पड़ेगा, या घुटना बदलना पड़ेगा, या हार्ट में ऑपरेशन करना पड़ेगा, या डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती, आपको घूमना ही घूमना है। तो क्या है, आप डर के मारे घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो स्वस्थ होकर घूमना चाहेंगे, अपने से स्वस्थ होकर घूमना है, वो क्या है, आप उसको वेलनेस का घूमना कहेंगे। हमारे देश में मुश्किल से 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, घूमते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ठीक है, मुश्किल से 10% लोग जो रेगुलर करते हैं। ऐसा नहीं बरसाती वाले नहीं कि बरसात में मेंढक निकल आए कि भाई 4 दिन घूमे उसके बाद फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे हम लोग सब हैं, हम लोग भी बरसाती हैं। ठीक है, हम लोग 5 दिन एक्सरसाइज करेंगे, 5 दिन घूमेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, तो वो रेगुलर नहीं। लेकिन जो नियमित रूप से करते हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत कम है, 10 से 15 करोड़। बाकी कितने हैं, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते। 120 करोड़ से ज़्यादा लोग कुछ नहीं करते। फ़ायदा हो उनके लिए क्या है, छोटा सा अभ्यास है। वो छोटा सा अभ्यास में यदि आप लोग करना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा अभी तुरंत क्या करना है। इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट, 5 उंगलियों को ऐसे रख लीजिए, और जहाँ पर हमारी चुटियाँ होती है, जहाँ पर ये बालों का भंवर होता है, उस पर रख के इसको 15 से 18 बार दबाइए, और इसके परिवर्तन देखिए। मैं दो तीन चीज़ें बताऊंगा। इसको घुमाना नहीं, इसको ऐसे दबाना है, पूरी 5 उंगलियों को दबाना है जिससे दर्द हो, हल्का सा दर्द होता है उसमें। कितनी बार करना है, 15 से 18 बार। कितनी देर के लिए करना, 0.8 सेकेंड, जितनी देर में एक दिल की धड़कन होती है उसको। ठीक है, कितनी बार करना है, 15 से 18। अब आँखों से दिक्कत होती है, आंखें खराब हो, रोज़ चश्मा बदलना। आजकल तो लेंस कार्ट आ गया, बढ़िया बढ़िया चश्मे लेता है। ठीक है, तो चश्मा यदि पहले से है तो चश्मे के लिए क्या करना, यहाँ पर दूसरा मर्म स्थान हम लोग कहते हैं लोगों को। इसमें सेल्फ मर्मा में नहीं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि आँखों में दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए क्या करना, यहाँ पर 2 बिंदु होते हैं। आईब्रोज़ को ऐसे कीजिए तो यहाँ पर एक बिंदु होता है,
उसको कहते हैं अपांग। और इससे थोड़ा सा ऊपर एक गड्ढा होता है दूसरा कनपट्टी पे, इसको कहते हैं आवर्त। इन दोनों पे ये दोनों उंगलियों को ऐसे रखना है और दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है। ठीक है, दोनों उंगलियों को इकट्ठा ऐसे दबाना। एक बार मैं प्रेशर आपको दे के भी बता दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी आंखें ठीक होती हैं। कोरोना के बाद लोगों को नाक से सूंघने की क्षमता खत्म हो गई थी। आपने देखा कि ना स्वाद नहीं आता नाक, तो क्या करते हैं, एक छोटी सी यहाँ से यदि ऐसे, इसको कहते हैं ओपन लोटस पोज। ठीक है, तो उंगली, छोटी उंगली को यहाँ इस ठोड़ी पे ऐसे रखेंगे और ये छोटी उंगली को यहाँ लगाएं। यहाँ पर एक गड्ढा होता है जिसको फणामर्म कहते हैं। इसको ये 15-20 बार दबाएंगे, रोज़ दबाएंगे तो आपकी स्मेल, पावर ऑफ स्मेलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, और जब स्मेल ठीक होगी तो आपका मुंह का स्वाद भी ठीक होगा। स्वाद कैसे नहीं आता, स्मेल नहीं आएगी तो आपको स्वाद भी नहीं आएगा। मीठा लगेगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि रसगुल्ला है या रसमलाई है। ठीक, समझ रहे हैं हमारी बात? कैसे पता चलता है हमें, उसकी स्मेल से पता लगता है कि ये कौन सी मीठे, कौन सा खा रहे हैं। टेस्ट, जीभ का काम क्या है, टेस्ट देना, पर डिफ्रेंशिएशन का काम नहीं करती हो। मीठा कम है, ज़्यादा है, कड़वा है, खट्टा है, तो ये तो पता लगेगा। लेकिन स्वाद का पता कैसे लगता है, जब तक हमारी सूंघने की ताकत नहीं होगी तो हम उसका स्वाद नहीं पता करते। तो यदि किसी का स्वाद खराब हो रहा है तो हमें क्या करना, इसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है। ये तो सिर्फ सामान्य रूप से इसलिए बता दिया कि ये यहाँ ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें आप लोग समझ जाएं, इसको अपने से कर सकते हैं। और जिन भी व्यक्तियों के सूंघने की क्षमता कब प्रभावित होती है, जुकाम में हो जाती है, किसी को राइनाइटिस हो जाती है, किसी को सेप्टल डेविएशन होता है, किसी को पॉलिप होता है, उन सब में नाक की सारी बीमारियों में इसको दबाएंगे तो फ़ायदा होगा। कैसे, अंगूठे से नहीं, इससे नहीं, ये लिटिल फिंगर। देखिए ये पाना है, पाना जानते हैं, टेक्निकल भाषा में पाना किसको कहते हैं, जो जिससे हम खोलते हैं। तो ये पाना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। हम यदि अंगूठे से इसको दबाएंगे तो नहीं दबा पाएंगे। इसके लिए किससे दबाना है, इनसे दबाना है। इसको किससे दबाना है, छोटी उंगली से दबाना। कान के पीछे यदि दबाना है तो किससे दबाना है, अंगूठे से दबाना है। तो ये पाना है, 5 चीज़ें अलग अलग चीज़ों से दबाई जाती है। वो कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग बताएंगे। अब ये क्या किया, पहले हमने कौन सा पॉइंट किया, इसको कहते हैं अधिपति। क्या इसका नाम क्या है, अधिपति। अधिपति किसको कहते हैं, राजा को कहते हैं। लंका अधिपति का नाम सुना, और कुलाधिपति का नाम होता है, हम लोग वाइस चांसलर्स जो होते हैं हमारे, गवर्नर हमारे कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, तो अधिपति का मतलब होता है जो टॉप पे होता है। तो ये मर्म का नाम ही अधिपति रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इट इज़ द मास्टर पॉइंट। तो ये मास्टर पॉइंट, ये कहते हैं कि प्राण जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो प्राण इसी से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब हम मरते हैं तो जब तक कपाल क्रिया में इस जगह पे नहीं लगाते तब तक लोग शरीर को छोड़ के नहीं जाते कि आत्मा वहीं रहती है। तो निकलती भी यहीं से है, प्राण यहाँ निकलते भी यहीं से हैं और घुसते भी यहीं से। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण मत बिंदु है, इसका ध्यान रखना चाहिए और इसको स्टिमुलेट करते हैं। और जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, रिचुअल करते हैं, तो शिखा बंधन से करते हैं। चोटी को क्या करते हैं, पहले चोटी बांधते हैं और तब हम हवन पूजा यज्ञ करते हैं, इससे पहले नहीं करते, ये नियम है। और अंत में ओम अस्त्रा फट करके इस पर हम कंक्लूड करते हैं हाथ की हथेली पे। ये पूरा का पूरा हमारी वैदिक विधि है। हमारी हिंदू जो पूजा पद्धति है वो है सनातन पूजा पद्धति, उसका डिस्क्रिप्शन है। उसी के आधार पे मैं हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की, डेवलप करने की कोशिश की। और ये इसको करने के बाद फिर क्या करना, एक बाएं हाथ से दायां कंधा पकड़ लीजिए, ऐसे इसको 90 डिग्री पर रखिए, ये 45 डिग्री का एंगल बनाइए। और जहाँ पर गर्दन को यदि हम यहाँ से देख रहे हैं, बीच की उंगली जहाँ पर आती है वहाँ पर एक पॉइंट है जिसको टेंडर पॉइंट है, इसको जोर से दबाएंगे तो दर्द होगा, ढूंढ लीजिए, वहाँ पे आसपास मिलेगा। उसको कहते हैं अंश मर्म। अंश किसको जानते हैं, अंश कहते हैं, अंशांश देशांतर ये होता है ना। अंश का मतलब होता है जो धुरी, जो एक्सिस होती है, जो पहिए की कील होती है, उसको अंश कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे शरीर की धुरी है। ये दो लाइन है जो हमारे शरीर को बैलेंस करती हैं, अलाइनमेंट होता है ना। तो ये बॉडी अलाइनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, तो कितनी बार करेंगे, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड क्या होता है, 1 सेकेंड से कम। और 0.8 सेकेंड की यूनिट क्यों, क्योंकि हम एक बार जब हमारा हृदय धड़कता है तो 0.8 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है,
एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का एक पूरी कार्डियक साइकिल को होने में, हाँ मैं बता रहा हूँ 0.8 सेकंड, इसलिए 0.8 सेकंड। 1 मिनट में हम 15 से 18 सांस लेते हैं, इसलिए 15 से 18 प्रोटोकॉल बनाना था, इसलिए वो प्रोटोकॉल बनाया। और आज यही प्रोटोकॉल पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसी के हिसाब से हम लोग चिकित्सा करते हैं, इसी के हिसाब से हम रिजल्ट्स को भी कंपेयर करते हैं। कोई कहे कि नहीं हम 18 बार करेंगे, कोई कहेंगे 2 बार करेंगे, रिजल्ट्स एक जैसे नहीं होंगे। तो क्या है, वही प्रोटोकॉल। और 0.8 सेकंड को समझने का एक समझिए कि कैसे समझते हैं। हर व्यक्ति नहीं समझता 0.8 सेकंड की क्या होगा, समझ में नहीं आता कि 0.8 सेकंड कितनी दूर पे होगा। आपने फिजिक्स कई लोग पढ़े होंगे, तो ओम एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की यूनिट है। हमारी यूनिट क्या है? ओम नमः शिवाय। यदि आप 72 बार ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो 60 सेकंड होते हैं। करके देख लेना आज एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि हम 72 बार बोलेंगे तो किसी के 58 होंगे, किसी के 62 होंगे, किसी के 60 होंगे। तो हमने सोचा कि एक नमः शिवाय बोलने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो हमने एक आम व्यक्ति को समझाने के लिए कहा कि इतनी आप जितनी देर में उसको बोलते हैं उतनी देर प्रेशर देना, फिर हटा देना, फिर देना, फिर हटा देना। एक सामान्य हो गया ना। तो इससे क्या होगा, एक मंत्र भी हो गया, उसकी पोटेंसी बढ़ गई, और दूसरा क्या हो गया, आपने उतना उसको समझ पाया कि कितनी यूनिट में आपको प्रेशर देना। तो अब क्या करना, पहले बाएं हाथ से दाएं कंधे को ऐसे दबाना है। इसको कल से शुरू करेंगे तो आप इसके परिणाम 15-20 बार इसको दबा लीजिए। फिर क्या कीजिए, दूसरी तरफ बाएं हाथ से दाएं हाथ से बाएं कंधे को 15-20 बार दबा लीजिए। तीनों उंगली रखेंगे, प्रेशर वहीं जाएगा। देखिए जहाँ पे स्प्रिंग है वहीं लगेगा। आप तीनों से दबाएंगे तो प्रेशर कहाँ होगा, वहीं जो टेंडर पॉइंट है वहीं पे लगेगा। तो जहाँ दर्द हो रहा है तो दोनों तीनों उंगली से दीजिए, प्रेशर वहाँ तक जाएगा। हो सकता है कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो तीनों उंगली, लेकिन जहाँ पे बीच की उंगली होती है वहीं पर इसकी लोकेशन होती है। अब क्या करना, हाथ को, दाएं हाथ को देखिए ऊपर कर लेंगे और कोहनी से 8 अंगुल की दूरी पर, यहाँ से कोहनी से, ये कोहनी है हमारी, कोहनी से 8 अंगुल की दूरी पर इसको सीधा रखेंगे और अंगूठे से, देखिए मैं हाथ में कैसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे पकड़ रहा हूँ। अंगूठा मेरा ऊपर है, अंगुलियों को नीचे रखिए, अंगूठे को ऐसे रखिए और 8 अंगुली, ये 4 अंगुली से अंगूठे से इसको 15-20 बार दबाइए। प्रेशर दीजिए जिससे पेन हो, पेन होना चाहिए, क्योंकि 15-20 बार दबाइए। फिर उसको इस हाथ में कर लीजिए। ये क्रम क्या है, 1 1 2 1 ऐसे क्रम में होता है। लेफ़्ट टू राइट होता है ना, देखा आपने फ़ोटो जब हम खींचते हैं तो फोटो में जब नाम लिखे जाते हैं तो क्या लिखा जाता है, L to R लिखते हैं ना। तो इसमें क्या, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट ऐसे ही चलेगा, राइट लेफ़्ट ऐसे चलेगा। ठीक है, सब हर बिंदु को 15 बार करना। फिर इसके बाद फिर नहीं, अब नीचे का, फिर उसके बाद नीचे क्रम से नीचे आएंगे। हाँ निर्धारित है समय, मैं बताता हूँ। अभी पहले इसकी विधि देख लें। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से 4 अंगुल की दूरी पर, यहाँ से क्या है 8 अंगुल पे किया अभी हमने, अब यहाँ से 4 अंगुल की दूरी पे। ठीक है, 4 अंगुल की दूरी पे यहाँ, फिर दाएं में कीजिए 15-20 बार। फिर अब ये बाएं वाले में कीजिए 15-20 बार। 4 अंगुली पे हो गया, 4 हो गया, 4 ऊपर हो गया, 8। ठीक है, अब बाएं हाथ के को अंगूठा, ये देखिए कितनी अच्छा मेजरमेंट है। यह कोहनी की हड्डी दिखाई दे रही है, इसको क्या करना, दूसरे हाथ का अंगूठा ऐसे रखना है, नहीं ऐसे नहीं, उल्टी तरफ से रखिए ऐसे, ये उंगलियां ऊपर आनी चाहिए। हाँ, अंगूठा यदि हम यहाँ रखेंगे तो ये जो बीच की उंगली है वो एक जगह पे रहेगी, वहाँ बहुत टेंडर पॉइंट है, पेनफुल पॉइंट है। मैं अभी आपको सबको फील कराऊंगा। ये इसको दबाएंगे तो क्या है, ये डायबिटीज़ के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए, पेट के लिए, सारी की सारी जितनी दिक्कतें हैं उनको ठीक करता है। तो इसको क्या करना, 15-20 बार इसको दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, और इसी के पैरेलल दूसरा बिंदु है, इसको दबाएंगे और साइड में। हाँ, मैं अभी बताऊंगा। अभी ये क्रम देख लीजिए। अब इस हाथ का करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, नीचे क्रम से जाएंगे। तो जैसे हम 4 अंगुल ऊपर गए थे, अब 4 अंगुल नीचे जाएंगे, यहाँ पे इसको दबाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए, प्रोस्टेट के लिए होता है, माताओं बहनों में जिनको पेशाब रुकती नहीं है, रोकने की ताकत नहीं होती, उनके लिए भी। यूट्रस की प्रॉब्लम है, मेंसेस की दिक्कत है, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है।
जितना पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में जो तकलीफ़ें होती हैं उनके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना 15-20 बार। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग जाते हैं वापस दूसरे हाथ में, ठीक है। पल्प को अंगूठे से नहीं दबाना है, अंगूठे के पल्प से दबाना है, ऐसे ऐसे, उसका टिप से नहीं दबाना, पल्प से दबाना है, ठीक है। अब इसके बाद आप यदि अंगूठे और उंगली मिडिल फिंगर को ऐसे होल्ड कीजिए, देखिए मेजरमेंट बता रहा हूँ मैं, तो आपकी बड़ी उंगली और अंगूठा इंसर्कल करेगा, इतनी आपकी कलाई की माप होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, बीच की उंगली से कलाई को यदि आप फोल्ड करेंगे तो ऐसे हो। अब इसको क्या करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, प्रेशर दीजिए, हाँ, दोनों, पहले इसको कर लीजिए फिर इसको कर लीजिए। जो लोग नौकरी करते हैं और उनका बॉस उनको बुलाए, गुस्से में बुलाए, तो ये क्या, अपने गुस्से को कम करने के लिए ऑफिस में जाते समय, उसके चैम्बर में जाते समय ऐसे करना है, तो अपना गुस्सा कम होगा। अब वो समझेगा कि ये कुंफू जानता है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए चुप रहेगा, ठीक है। तो ये एंग्जाइटी के लिए सबसे बढ़िया है। तो इसको होल्ड कैसे करना, मिडिल फिंगर और थंब से, हाँ, और इसको उतना प्रेशर पड़ेगा, इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को ऐसे होल्ड करेंगे, 1 बाय 1 हो गए। अब एक मर्म बिंदु और होता है जिसको हम कहते हैं क्षिप्र मर्म। तो क्या करना है, 15-20 बार इसको दबाना है दाएं हाथ में, अंगूठे और उंगली के जोड़ पे लास्ट में। पेनफुल है, मैं एक बार बताऊंगा तो इसको 15-20 बार करना है, फिर इसको 15-20 बार करना, और अंत में बाएं हाथ में इसको कंक्लूड करना, दाएं हाथ में नहीं करना, क्योंकि जो एनर्जी आपने सर्कुलेट की है उसको आप यहाँ सेव कर रहे। कंट्रोल एस दबा दिया आपने, ये क्या है, कंट्रोल एस, और यदि इस पर करेंगे तो क्या होगा, अंडू हो जाएगा, इसलिए इस पर नहीं करना है। किस पे करना है, बाएं हाथ के तल हृदय पे करना है, क्योंकि ओम अस्त्रा एफर्ट करके इसी पे किया जाता है, इस पे नहीं किया जाता। इसलिए हम लोगों ने भी उसी फॉर्मूले को एडॉप्ट किया है, और इसको इस ढंग से हम लोग समराइज़ करते हैं कि भाई ये आप इसमें पद्मासन में बैठ सकते हैं, इसमें सिद्धासन में बैठ सकते हैं, और उसके बाद इसको कर सकते हैं। इट टेक्स ओनली 3 to 5 मिनट। तो 3 मिनट में यदि इसके परिणाम आप कुछ नहीं कर सकते तो इसको कीजिए। जैसे आपने कहा कि भाई वेलनेस के लिए क्या किया जा सकता है, तो सारे मर्म यदि कोई नहीं कर सकता तो इतने मर्मों को ज़रूर कर सकता है, और आप परिणाम उसके हफ्ते में, 10 दिन में, 2 दिन में इसके परिणाम देखिए कि कितना बढ़िया इसके परिणाम मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। पूजा के समय ही, जब पूजा में बैठते हैं तो उसी समय 2 मिनट 3 मिनट में हम इसका भी अभ्यास करते हैं, कि जिससे कि हम लोग अपने सुबह, क्योंकि हम लोगों की दिनचर्या 5:30 बजे 5 बजे से शुरू होती है, और अभी तक, और मैं समझता हूँ 10-11 बजे तक हम लोग नियमित रूप से काम करते हैं, इसी ऊर्जा से काम करते हैं। और इसमें मर्म चिकित्सा के स्टिमुलेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपना लाइफस्टाइल तो ठीक है, ये खाने पीने की बात अलग है कि हम लोग उसका परहेज़ रखते हैं, लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम अपने को रिविटलाइज कर सकते हैं, एक तरह से अपनी एनर्जी को बनाए रख सकते हैं, और उसी उत्साह से, उसी ऊर्जा से, उसी जोश से हम लोग दिन भर काम कर सकते हैं। यदि हम ही लोग अभी कहें कि भाई 8 बज रहे हैं, अभी इस समय सुबह से एग्जॉस्ट हो जाएं, और आप लोगों को इसका भाषण दें तो उसका प्रभाव होगा, नहीं होगा, कभी नहीं। तो हम लोग उसी ऊर्जा से काम कर सकेंगे यदि हम लोगों ने अपने ऊपर प्रैक्टिसाइज़ किया है, उसके परिणाम देखे हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि यदि आप इसको करते हैं तो इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से होते हैं। तो इसको आप एक बार फिर रिकैप कर लीजिए। शुरुआत कहाँ से करनी है, अधिपति मर्म से करनी है, फिर ये अंश मर्म होता है। देखिए इनके नाम भी आप याद कर लें, आप वेबसाइट देख लेंगे तो इसमें छोटे छोटी चीज़ें आपको आसानी से दिखाएं। 1 by 1 एक एक करके पहले एक तरफ का करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट होना है, ठीक है। तो पहला ये हो गया, अंश मर्म हो गया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, और बहुत सारी गर्दन की तकलीफ़ें, सिर दर्द, ये सारी की सारी किससे ठीक हो जाती हैं, ये हमारे इस मर्म से ठीक हो जाती है। तो ये आजकल के लिए व्हाट्सएप देखने वाले, मोबाइल पे दिन भर बैठे हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी, मतलब अभी 4 घंटे देख पाते हो तो अभी 8 घंटे देख सकते हो। ऐसा हम लोगों का एक ये मर्म है। हैं? सांस फूलने के लिए क्या करना चाहिए? सामान्य सांस, इसमें सांस का कोई रोकनी नहीं है। सांस, सामान्य सांस की स्थिति में इसको करेंगे। अगर किसी की सांस बहुत फूलती है, ऊपर के 2 मर्म, हमने आपको बताया कि ये इतना हिस्सा
ये क्या होता है कि हमारे फेफड़ों से संबंधित, दिल से संबंधित होता है। तो यहाँ से 4 अंगुल की दूरी पर ऊपर ये, और यहाँ से 4 अंगुल की दूरी पर ये दोनों हाथों में आणी और उर्वी मर्म कहते हैं इसको। इनको रोज़ स्टिमुलेट करेंगे तो फिर सांस की तकलीफ होती नहीं है। ठीक है, धीमे 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 जो पफ है वो छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ायदा होती हैं। तो ये आणी और उर्वी मर्म सांस के लिए किया जाता है। देखिए, विटामिन डी को सप्लीमेंट करने से कुछ नहीं होता। आप सप्लीमेंट करेंगे तो क्या आपको रोज़ लेना पड़ेगा, बनेगा तो नेचर से बनेगा तो बनना बंद हो जाता है। तो धूप में बैठना है, जो तिल हैं, जो सफ़ेद तिल होते हैं उनको भून के उसको खाना है, बादाम लेने हैं, अखरोट लेना है, दूध लेना है, ये घी खाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो अब लाइफस्टाइल ठीक रखनी है और ये मर्म करना है, तो इससे निश्चित रूप से विटामिन डी और ये जो सप्लीमेंट है वो ठीक है। सिर्फ प्रेशर पॉइंट, देखिए विटामिन डी नहीं, इसका मतलब क्या है, ये हमारे एसिमिलेशन का ही गड़बड़ है। विटामिन डी देने के बावजूद भी यदि जिसके पेट में डाइजेशन ना हो, एब्जॉर्ब भी ना हो, तो कहाँ से क्या करेंगे आप। तो इसका मतलब क्या, ये जो कूरपर मर्म है, ये जो हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसके नीचे का जो मर्म है, वो सारे के सारे प्रोसेस को ठीक करता है। इसलिए इसको यदि हम करते हैं तो ये फ़ायदा करता है, किसी भी डिफिशियंसी में, किसी भी तरह की डिफिशियंसी में फ़ायदा करता है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो उसके बाद फिर हम लोग अभी करता हूँ, अभी वो बताएंगे, हम आपको तुरंत करके बताएंगे और आपको ट्रेन करेंगे। किसके है, कोई ऐसा व्यक्ति है? हाँ, तो वो तुरंत ठीक होता है, उसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। देखिए लगभग, बैठिए अभी करते हैं, अभी बैठिए अभी करते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की एडवाइस दी जाती है हर साल। ठीक है, उसमें से 5 लाख लोगों के नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कम से कम होती है हमारे देश में। 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, एक नी रिप्लेसमेंट में 5 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, लगभग 25 खरब रुपए खर्च होते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में। और हम लोग तुरंत, दर्द कितनी देर में ठीक होता है, अभी करेंगे तो दर्द अभी ठीक होगा, और लगातार करेंगे तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो कितना बच गया, 10 लाख तो नगद बचा दिया, और गोली दर्द का और ये सारी चीज़ों को ठीक किया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक हम लोगों का एक एम है कि जिन लोगों के पास नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के लिए पैसा नहीं है वो लोग, और जिनको नी रिप्लेसमेंट हो गया उसके बाद परेशान है वो लोग, और जिनके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को हम रोक सकते हैं वो लोग, वो सारे के सारे हम लोगों के टारगेटेड ग्रुप है। और बड़े आसानी से हम लोग इसको, इस उपाय से इसको ठीक कर सकते हैं। इसको सीखना चाहिए, इसको ठीक कर सकते हैं। सर, मैं पूछना चाह रही थी कि हमारा एक आश्रम है डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन का, जिसमें ऐसे बच्चे जो 5-6 बच्चे तो चल नहीं सकते, और 1-2 बच्चे तो ऐसे बिल्कुल लेटे ही रहते हैं। सीपी के, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे हमारे पास। तो मैं समझता था, मैंने तो आज उस दिन भी ये सोच रहा था कि ऐसे बच्चे यहाँ आएंगे और हम लोग उनको उपचारित कर पाएंगे और उनके अटेंडेंट को बता पाएंगे कैसे। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या अगर उनका ऐसे हेल्प मिल सकती है? बहुत बड़ी, देखिए सेरेब्रल पाल्सी का यदि कहीं कोई दुनिया में कोई इलाज है तो मर्म चिकित्सा के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं। हम लोग कहते हैं कि 2 मिनट ऑफ मर्मा थेरेपी इन द पेशेंट्स ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी इज इक्वलेंट टू द 25 ईयर्स ऑफ डिपेंडेंट ऑन अदर्स। 25 साल तक वो अपने माता पिता पे या दूसरे पे डिपेंडेंट होते। 25 साल के बाद माता पिता की भी हालत नहीं होती कि उतने बड़े बच्चे को उठा सके, बैठा सके, खिला सके, नहला सके। तो 2 मिनट की मर्म चिकित्सा प्रतिदिन 25 साल की डिपेंडेंस को ख़त्म करती है। और ये बहुत बड़ा हम लोग मानते हैं कि मर्म चिकित्सा के अलावा कोई दूसरा उपचार इन चीज़ों का कोई हो ही नहीं सकता, और इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। इसको ज़रूर करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसको ज़रूर करना चाहिए। ये तो बहुत ही बढ़िया है।